नमस्कार दोस्तों। आज अपन ओजोन अवक्षय ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं। ओजोन O3 से मिलकर बना हुआ ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसमें मिलकर O3 बनाता है, जिसको ओजोन अपन बोलते हैं। ये एक प्राकृतिक जहरीली गैस है जो क्षोभ मंडल व समताप मंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ये दो परतों में पाई जाती है, एक तो क्षोभ मंडल में और एक समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वायु को प्रदूषित करती है तथा स्मोक बनाने में सहायक है। जो धुआं प्लस कोहरे से बनता है स्मोक, उसको बनाने में ये सहायक है। परंतु जो समताप मंडल की ओजोन है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और इस प्रकार सब समताप मंडल की ओजोन हमारे लिए अच्छी है, व क्षोभ मंडल की ओजोन हमारे लिए हानिकारक होती है। और अपन बात करें समताप मंडल में जो ओजोन है, वो 16 से 25 किलोमीटर के बीच में बनी हुई है। अत्यधिक सांद्रता होती है, इसे ओजोन परत कहते हैं। इसको नापने के लिए डॉप्सन इसकी यूनिट है। डॉप्सन जैसे वजन की यूनिट किलोग्राम है, वैसे डॉप्सन ओजोन की सांद्रता मापने की यूनिट है। और ओजोन की मोटाई का मापन जो अपन करते हैं वो 3 इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है। डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, द फिल्टर ओजोनोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये पूछा नहीं जाएगा, बाकी डॉप्सन के बारे में आप याद रखना। और कितनी डॉप्सन से कम सांद्रता हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन ओजोन में छेद हो गया, ओजोन खराब हो रही है। तो 220 डॉप्सन यूनिट से अगर कम हो तो ओजोन परत में छेद माना जाता है। ये हमारे लिए हानिकारक होता है और पराबैंगनी किरणें इसको पार कर देती है और पृथ्वी पर आ जाती है, जो अपनी त्वचा के लिए हानिकारक होती है। जो अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव है, उसमें ओजोन परत में छेद सर्दियों में होती है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। और आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें ओजोन परत में छेद मार्च व अप्रैल महीनों में होती है। फिर ध्रुवीय क्षेत्र में अपन ओजोन की सांद्रता में कमी के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में समताप ओजोन समताप मंडलीय बादल बन जाते हैं। तो ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में बन जाते हैं। अब क्षोभ मंडल में दिन के समय ओजोन की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि रात के समय घटती है। और फिर अपन बात करें पिछले कुछ वर्षों में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रीज से इनसे आती है, तो और हेलोजन गैस, जो भी हेलोजन गैस है, इनसे ओजोन परत क्षरण होने की घटनाएं देखी जा रही है। तो सबसे ज्यादा नुकसान करता है ओजोन में CFC व हेलोजन गैस। फिर बात करें भाई, एक क्लोरीन का परमाणु कई लाख ओजोन अणुओं को ऐसे ऑक्सीजन व परमाणु ऑक्सीजन में तोड़ देता है। फिर ये ओजोन नहीं रहती और ये ओजोन की सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है। इस प्रकार ओजोन में छेद हो जाता है। ओजोन क्षरण के कारण क्या क्या है भाई? ओजोन क्षरण के कारण होने वाले प्रभाव क्या क्या होंगे? ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाएगी, अर्थात ओजोन में छेद हो जाएगा, तो पृथ्वी की सतह पर आने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा बढ़ जाएगी और जिससे मानव स्वास्थ्य जीवों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, हवा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि भाई ओजोन के लिए क्या क्या सम्मेलन किए जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय रूप में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वियना सम्मेलन, 1985 में हुआ था। ये बाध्यकारी नहीं था, इसलिए ज्यादा इसको लोगों ने, जो सदस्य देश है, उन्होंने ज्यादा इसको लाइटली लिया। फिर इसके बाद में अपन देखें तो ओजोन के लिए सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको याद करना, 100% क्वेश्चन आएगा। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। तो 16 सितंबर को इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में O3 दिवस अर्थात ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। और ये 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का शहर है, और 1989 में ये लागू हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 16 सितंबर को इसी याद में ओजोन दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी 1989 में ये आरंभ हुआ। ये बाध्यकारी समझौता था। इसमें CFC को उत्पादन व उपभोग को कम करना था। इसके कुछ पहले कुछ प्रावधान कि भाई क्या प्रावधान इसमें किए गए। मॉन्ट्रियल कनाडा में सब सदस्य देश इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए वो अपन देखते हैं। इस समझौते के तहत सभी सदस्य देशों ने CFC के, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका उपयोग उत्पादन, जो 1987 में समझौता हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि CFC का जो उपयोग उत्पादन 1986 के स्तर तक अपने को रखना है। तो ये बात कही गई है, CFC का जो उपयोग उत्पादन वर्ष 1986 के स्तर तक बनाए रखेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा अपन बात करें, इन्होंने कहा कि 1998 तक इसका उत्पादन व उपभोग, पहला प्रावधान तो ये हो गया भाई, हम ओजोन का जो स्तर है 1986 तक मेंटेन बनाए रखेंगे, जो 1986 में स्तर था वही स्तर बना के रखेंगे। दूसरी इन्होंने प्रावधान बताया कि 1998 तक इसका उत्पादन व उपभोग 50% तक कम आप कर देना CFC का। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये आप गहनता से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करें कोपेनहेगन संशोधन, ये 1992 में आया। इसमें विकसित व विकास देशों को अलग अलग पैरामीटर तय किए और इसमें बोला गया कि CFC की जो सीमा, समय सीमा को अलग अलग निर्धारित किया गया
और विकसित देश जो सीएफसी का उपभोग व उत्पादन 2000 तक कर सकते हैं, इसके बाद पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। और जो विकासशील देश है वो 2010 तक कर सकते हैं, लेकिन भारत इसमें सबसे अग्रणी रहा। भारत ने 2008 में ही अपनी सीएफसी का उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिया। ये क्वेश्चन आने वाला है। फिर अपन किगाली समझौता की बात करें तो 2016 में किगाली समझौता हुआ था। लोगों ने क्या किया कि सीएफसी की जगह एचएफसी का यूज लोग बाग करने लग गए। तो इसमें सीएफसी की जगह एचएफसी का यूज करने लगे। अब एचएफसी ओजोन को डिप्लेशन तो नहीं करती, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग करती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है। इसलिए एचएफसी को रोकने के लिए किगाली समझौता किया गया 2016 में, और ये समझौता लागू हुआ 2019 में। तो इसमें कहा गया कि भाई एचएफसी का जो मात्रा है उसको भी आप रिड्यूस करो। एचएफसी का जो उपयोग है 1990 के दशक से सीएफसी के विकल्प के रूप में किया जा रहा था। तो इन्होंने कहा एचएफसी की मात्रा को भी आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, और 1 जनवरी 2019 से ये किगाली समझौता लागू हुआ और भारत इसका सदस्य है। तो ये था ओजोन परत के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।